अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं परचम। कल आपकी डेली सीए क्लास नहीं लेने के बाद आज मैं फिर मौजूद हूँ आपकी 2 दिन की करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए। कल सेशन नहीं होने का रीज़न था मुझे थ्रोट इन्फेक्शन सिवियर हो गया था, थोड़ा ज़्यादा, एक दिन में बढ़ गया था, 2 दिन पहले भी था बट कल थोड़ा सिवियर हो गया था, थ्रोट पेन था, इचिंग थी। एंटीबायोटिक्स लेकर के आज हम फिर फिट हैं और आपका आज हम सेशन लेंगे दोनों दिनों का, दैट इज़ 31 जुलाई एंड 1 अगस्त का। कुछ भी मिस नहीं होगा। सेशन बड़ा होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। स्पोर्ट्स जगत से बहुत सारी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट डेज काफ़ी सारे हैं, नेशनल न्यूज़ का कवरेज बहुत सारा है और आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ज़्यादा डाले हैं क्योंकि 2 दिन का कवरेज है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करेंगे। पंचांग की तिथि देख लेते हैं। श्रावण महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी है आज मैंने लास्ट सेशन का कोई भी डिस्कशन नहीं डाला है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉट टू कवर। सो सबसे पहले सीधे इंपॉर्टेंट डेज की तरफ रुक करते हैं। 31 जुलाई का इंपॉर्टेंट डे देखते हैं पहले। सो 31 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेंजर डे। कौन सा डे? वर्ल्ड रेंजर डे। रेंजर्स कौन होते हैं? ये देखिए, आपको कहीं ये किसी नेशनल पार्क जैसी जगह पे या किसी एनवायरनमेंट वाली जगह पे बंदूक लेके बैठा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, तो कोई भी अगर वाइल्ड लाइफ, जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ है, उनके अगेंस्ट जो इलीगल काम करते हैं, पोचर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, उनसे लड़ने का काम ये रेंजर्स करते हैं। यानी हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में इनकी एक बहुत अहम भूमिका होती है और इन्हीं को डेडिकेटेड होता है ये वर्ल्ड रेंजर डे, राइट। जो भी रेंजर्स अपनी जान गंवा देते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, उनकी याद में ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम क्या है? 30/30। 30/30 से कुछ याद आ रहा है? 30% बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है बाय 2030, ऐसा हमने एक टारगेट पहले भी पढ़ा हुआ है। यस, उसी से इंस्पायर्ड ये थीम है इस बार का 30/30 वर्ल्ड रेंजर डे का। और ये जो थीम है ये बेस्ड है 2022 में यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था, यानी एक पूरी एक मीटिंग जैसी हुई थी जिसको COP15 कहते हैं और उसमें 30/30 का ये टारगेट लिया गया था। तो वर्ल्ड रेंजर डे के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, एटलीस्ट 30% प्लैनेट को हमें इफेक्टिवली कंजर्व करना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है बाय 2030। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 30/30 वर्ल्ड रेंजर्स डे की थीम से रिलेट कर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डे 1 अगस्त के, तो 1 अगस्त को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डे हैं। सबसे पहला है WWW डे, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी वजह से वेबसाइट की दुनिया चालू हुई, जिसकी वजह से हमारे पास इतना सारा डेटा आदान प्रदान करने, देश दुनिया की सारी चीज़ें ईजिली एक्सेस करने का प्रोविजन बना, वो वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त। तो इस दिन इंटरनेट बोलिए या वर्ल्ड वाइड वेब की आग लगी पूरी दुनिया में। आग से आप अगस्त याद रख सकते हो। पूरे अगस्त महीने में आप जो भी इंपॉर्टेंट डे याद रखोगे, आप चाहो तो फ्रीडम या इंडिपेंडेंस से उसे जोड़ सकते हो या आग आपका निमोनिक हो सकता है। निमोनिक यानी आपका हिंट। सो आप कैसे याद रखो कोई भी इंपॉर्टेंट डे अगस्त महीने में आ रहा है। अगस्त में हमारा एक इंपॉर्टेंट डे आता है ना, 15 अगस्त आता है, फ्रीडम आता है, तो आप फ्रीडम से किसी भी डे को एसोसिएट कर लो या आग, अगस्त और आग मिलता जुलता है। तो जैसे पूरी दुनिया भर में WWW की आग कब लगी थी? 1 अगस्त को लगी थी, राइट। देख लेते हैं कौन है जनक WWW के। टिम बर्नर्स-ली। ओके, सो टिम बर्नर्स-ली, जिनको कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN है, CERN, इन्होंने ऑनबोर्ड किया था, हायर किया था 1989 में और उनके लिए इन्होंने WWW बनाया था। CERN के लिए सबसे पहली बार 1989 में WWW बनाने का काम टिम बर्नर्स-ली ने किया था और इसी से दुनिया को मिला था वर्ल्ड वाइड वेब और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। कब? 1 अगस्त को। ठीक है जी। देन व्हाट एल्स? सबसे पहली वेबसाइट कब बनाई गई? सबसे पहली वेबसाइट 1991 के अंदर बनाई गई। एड्रेस जो है वर्ल्ड वाइड वेब वाला जो पूरा नेटवर्क है वो 89 में बन गया, वेबसाइट 1991 में बनी है, जिसके बाद HTML, HTTP, URLs ये सारी चीज़ें आने लग गई। फर्दर मूव करेंगे। 1 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको लंग कैंसर के बारे में कैसे पता चला कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो कैंसर है, सबसे ज़्यादा मौतें अगर किसी कैंसर से होती हैं तो लंग कैंसर से होती हैं। कैसे पता चला आपको? आपको WWW से पता चला था। तो इसी से आप 1 अगस्त भी एसोसिएट कर सकते हो। सो इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। केयर गैप में कमी कीजिए, हर किसी को कैंसर केयर मिलनी चाहिए। 2012 से 2012 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और कैंसर डेथ जो होती हैं उनमें सबसे मेजर रोल
लंग कैंसर प्ले करता है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग दुनिया भर में चलती है और स्मोकिंग वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है लंग कैंसर का। ऐसा नहीं है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको कैंसर नहीं हो सकता। 15% लंग कैंसर के केसेस जो होते हैं ना वो नॉन स्मोकर्स के होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि नॉन स्मोकर्स को नहीं होगा, लेकिन लीडिंग कॉज स्मोकर्स के अंदर देखा जाता है। 1.6 मिलियन पीपल हर साल लंग कैंसर की वजह से दम तोड़ देते हैं। अब देखिए मेन कॉज, लाइक आई वाज टेलिंग यू, टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग लीडिंग कारण है लंग कैंसर का, लेकिन 15% लंग कैंसर पेशेंट्स ने कभी एक्टिव स्मोकिंग नहीं की होती। पैसिव स्मोकिंग हो रही हो, आप ग्रुप में बैठे हैं, आपके लोग स्मोक कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हो, एस्बेस्टॉस, सिलिका वगैरह आपकी बॉडी में जा रहा है, पार्टिकुलेट्स जा रहे हैं, तो उन सब से भी लंग कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और थोड़ा बहुत फैक्टर जेनेटिक भी हो सकता है, राइट। अब अगला 1 अगस्त को एक और इंपॉर्टेंट डे कौन सा आ रहा है? मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे। मुस्लिम विमेन जो हैं भारत की, उनके राइट्स को एंजॉय करने वाला जो डे होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं मुस्लिम विमेन्स राइट डे के तौर पे, वो कौन सा है? 1 अगस्त है। तो इसी दिन आग लगी थी। आग लगना मतलब क्रांति फैली थी, है ना, एक रिवोल्यूशन आया था। सो इसी दिन 1 अगस्त को ही आग लगी थी कि मुस्लिम विमेन के राइट्स होने चाहिए। और वो हमने कैसे इंश्योर किए थे? ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा को हमने, या ट्रिपल तलाक जैसे कानून को जो मुस्लिम समुदाय में चलता है, उसको एक एक्ट के तहत हमने खत्म किया था। सो इनैक्टमेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक, ये कब आया? ये आया 1 अगस्त 2019 में। तो 1 अगस्त 2019 में ट्रिपल तलाक को हमने खारिज कर दिया था, एक लॉ बना करके उसके अगेंस्ट कि अगर आप ट्रिपल तलाक फॉलो करोगे तो आप इलीगल एक एक्ट के अंदर जा रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो इस डे को ऑब्जर्व करता है। और देखो 2019 में ट्रिपल तलाक को खारिज किया गया, तो 2020 में हमने सबसे पहले जो 2nd एनिवर्सरी थी ट्रिपल तलाक खारिज करने की, तब से इस डे को ऑब्जर्व करना शुरू किया है। और ऐसा नहीं सिर्फ भारत ने खारिज किया हो ट्रिपल तलाक जैसी एक सिस्टम को, बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जिन्होंने भी ट्रिपल तलाक को सिरे से खारिज कर रखा है, या फिर एक लॉ उन्होंने इसका इनैक्टमेंट स्टॉप कर रखा है, जैसे कि इजिप्ट, सूडान, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, इराक, सीरिया, काफ़ी सारे देश हैं जो ट्रिपल तलाक में अब प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब उसे क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, राइट। अगर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर दिया जाए तो आप क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर में जाओगे। चलिए, देन कमिंग ओवर टू अनदर इंपॉर्टेंट वीक। अभी हम डे देख रहे थे, अब ये जो पूरा फर्स्ट वीक होता है अगस्त का, 1 से लेके 7 अगस्त, सो 1 से लेके 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। सो जो भी फीमेल्स होती हैं जिनका न्यू चाइल्ड बर्थ अभी हुआ ही है और उनको ब्रेस्ट फीडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी लाइफ का, लेकिन सोशली कई बार इसको टैबू की तरह देखा जाता है। पब्लिक प्लेसेस में आप ब्रेस्ट फीड अगर कर रहे हो तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। वर्क प्लेसेस में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता कि अगर क्रैच है भी तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोविजंस हैं, टाइमिंग है, ब्रेक है, नहीं है, एट्सेट्रा। सो इस पूरे सपोर्टिव इकोसिस्टम के बारे में बातचीत करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक मदर का, एंड स्पेशली इफ शी इज अ वर्किंग मदर तो ये और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रख जाता है। तो इसी से रिलेटेड थीम रखी गई है, क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओहो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या सिर्फ घर में रहा करो अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो उससे रिलेटेड बातचीत करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का मनाया जाता है 1 अगस्त। तो देखो 1 अगस्त को हमने कौन कौन से डेज देख लिए। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक देख लिया, मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे देख लिया, उसके बाद लंग कैंसर डे देख लिया, और उससे पहले हमने वर्ल्ड वाइड वेब डे देखा था। ठीक है, यहाँ तक की क्लैरिटी है। चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लूँगी बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टुडे। इतना देख लीजिए कि जो डेली सी आप पढ़ रहे हो या आज जो हम सेशन पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। देखिए, परचम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाइए, आपको डेली जब भी सेशन आता है फ्री पीडीएफ मिल जाता है इंग्लिश और हिंदी का, या फिर परचम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये बेस्ट सोर्स हो जाएगा। परचम ऐप में फ्री सेक्शन है, डेली वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, बहुत सारी और चीज़ें भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सिंगल पीडीएफ अगर लेना है तो parchamclasses.in, parchamclasses.in ये वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी पीडीएफ जो परचेज वाली है जा करके बाय कर सकते हो। कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको परचम ऐप पे जाना पड़ेगा। परचम ऐप पे क्या मिलेगा, कोर्सेज या फिर सब्सक्रिप्शन, ये दो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो कहाँ जाएंगे आप, परचम ऐप पे जाएंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप parchamclasses.in पे जाएंगे, फ्री मटेरियल के लिए आप
टेलीग्राम और ऐप दोनों से ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। परचम ऐप में चैट ऑप्शन होता है, चैट कर सकते हो। कुछ भी परचेज किया है और प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ओलंपिक्स से जो भी, ओलंपिक जगत से जो भी खबरें आ रही हैं पहले उनको देखेंगे। तो स्पोर्ट्स सेक्शन ले लेते हैं। ओके, पहली न्यूज़, अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि मनु भाकर जो हैं वो लेकर के आई थी इंडिया के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। ध्यान है ये न्यूज़, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी मनु भाकर भारत के लिए, और पहली वुमन शूटर बनी थी जिन्होंने कोई ओलंपिक मेडल हासिल किया हो। अब वही मनु भाकर ने एक और इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, दैट वाज मिक्स्ड डबल्स। सेम 10 मीटर एयर पिस्टल का मिक्स्ड डबल, ठीक है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल की टीम पार्टिसिपेट करती है, इन दोनों की जोड़ी। सो मनु भाकर और सरबजोत जी ने मिलकर के वापस से ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, लेकिन इस बार बस फर्क ये है कि मिक्स्ड डबल के अंदर जीता है। सो पेरिस ओलंपिक से खबर है कि मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह जी ने जीता है ब्रॉन्ज इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, ठीक है। और किसको हराया इन्होंने? साउथ कोरियंस की टीम को हराया। अब देखिएगा, मनु भाकर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन। अब यहाँ पे ना पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ध्यान रख लो। अब मैंने क्यों पोस्ट इंडिपेंडेंस बोला है ये मैं आपको अगले न्यूज में बताऊंगी, ठीक है। सो मनु भाकर पहली इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल्स सेम एडिशन ऑफ ओलंपिक में जीते हैं। ऐसा नहीं पहली भारतीय जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में जीते हैं, नो। 2 मेडल तो पहले भी ला चुके हैं लोग, पीवी सिंधु ला चुकी हैं, सुशील कुमार ला चुके हैं, लेकिन वो अलग अलग ओलंपिक्स में लाए थे। सेम एडिशन ऑफ ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली खिलाड़ी इंडियन एथलीट बन गई हैं। और अगर आप एक और टर्म यहाँ डालना चाहें, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये भी डाल सकते हैं। वो कैसे होगा अभी मैं समझाऊंगी। सो मनु भाकर ने पहले ब्रॉन्ज जीता था विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में, और अब मिक्स्ड में जीत लिया है। चलिए, अब ये जो रीजन था ना पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, वो समझते हैं। देखिए, एक इंडियन थे, इंडियन अदरवाइज नहीं थे, फैमिली से नहीं थे, लेकिन इनका जन्म इंडिया में हुआ था और इन्होंने ओलंपिक्स में जब भागीदारी की, जब पार्टिसिपेट किया, तो इनकी एंट्री इंडिया की तरफ से गई थी, इसलिए इंडियन कह रहे हैं हम। सो इंडियन एथलीट, इंडिपेंडेंस से पहले की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने पेरिस 1900 ओलंपिक्स में भारत के लिए, किसके लिए? भारत के लिए सिल्वर जीते थे। दो सिल्वर, मेंस 200 मीटर हर्डल के अंदर और 200 मीटर स्प्रिंट के अंदर। और ये व्यक्ति कौन है? हम किन की बात कर रहे हैं? नॉर्मन प्रिचार्ड की बात कर रहे हैं। नॉर्मन प्रिचार्ड, नाम याद रखिएगा। नॉर्मन प्रिचार्ड कॉलोनाइज्ड इंडिया के पहले एथलीट थे जिन्होंने 2 मेडल सेम ओलंपिक में जीते थे। और हम इनको इंडियन की कैटेगरी में क्यों मान रहे हैं? बिकॉज ओलंपिक्स के अंदर इनकी जो टीम में लिस्टिंग हुई थी वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था, तो जो मेडल लेके आए वो किसके नाम चढ़े? भारत के नाम चढ़े थे, राइट। तो 30 जुलाई को ब्रिटिश इंडियन नॉर्मन, अब 30 जुलाई कहाँ से आया है? 30 जुलाई छोड़ो, 30 जुलाई को ये हमने मनु भाकर ने दूसरा मेडल जीता ना, इसलिए नॉर्मन प्रिचार्ड की भी न्यूज़ फ्लोट हुई कि कौन थे ये व्यक्ति। तो ये कॉलोनाइज्ड इंडिया के टाइम के व्यक्ति थे। ओलंपिक 1900 एडिशन जो था वहाँ पे इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस में, पेरिस ही ओलंपिक था ये भी, ठीक है, ये भी पेरिस में हो रहा था। और 200 मीटर स्प्रिंट एंड 200 मीटर हर्डल के अंदर इन्होंने 2 मेडल जीते थे। और कौन से थे? सिल्वर मेडल्स थे वो, राइट। और आईओसी ने इनको इंडियन की तरह से लिस्ट किया था। प्रिचर्ड का जन्म उस समय कोलकाता के अंदर, या कलकत्ता होता था उस समय, तो 1875 में हुआ था। और ये पहले एशियन बॉर्न एथलीट बने थे जो कि ओलंपिक मेडल लेकर के आए थे। कोई सा भी ओलंपिक मेडल इनसे पहले किसी भी एशियन बॉर्न एथलीट ने नहीं जीता था। और हमारा जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इनका नाम हॉल ऑफ फेम में भी डाला हुआ है। सो नाम ध्यान रखिएगा, नॉर्मन प्रिचार्ड, ठीक है। अब समझ में आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस क्यों बोला मैंने। चलो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अब हम आते हैं पैरा स्विमिंग कैटेगरी के ऊपर। एक ये कौन आपको दिख रही है? ये है जिया राय। जिया राय 16 साल की जिया राय हैं और ये वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बन गई हैं जिन्होंने अकेले इंग्लिश चैनल में सोलो स्विम किया है और उसको क्रॉस किया है। सो जिया राय बिकम्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट। वाई यंगेस्ट? बिकॉज 16 ईयर्स की हैं। एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर। फास्टेस्ट क्यों? क्योंकि 17 घंटे 25 मिनट के अंदर इन्होंने पूरे इंग्लिश चैनल को अकेले पार कर लिया। और जिया के बारे में एक खास बात देखिएगा, ये एक मेडिकल कंडीशन से पीड़ित हैं और
क्यों है पैरा स्विमर, क्यों? हाथ पांव तो सब ठीक है, आपको दिख रहा था पिक्चर में। ये ऑटिज्म की शिकार है, मतलब शी इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें सोशली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता इंसान, झेपता है भीड़ में जाने से, अपने आप ही रहता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रखा होता है, यानी दिमाग का विकास उस लेवल पे नहीं हो रखा होता जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ओके, बट देन दीज पीपल कैन हैव इमेंस टैलेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं जिया के केस में स्विमिंग का टैलेंट बहुत अच्छा है। 2022 में 2022 में इन्होंने वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट का खिताब भी अपने नाम किया था। ठीक है, ये प्लान करेंगे जितने भी ओशंस हैं उनमें ये स्विम कर सकें और रिकॉर्ड बना सकें। और जिया राय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2022 के अंदर। बाल पुरस्कार क्या होता है? 18 ईयर्स से नीचे एज में किसी भी इंडियन सिटीजन को दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान। चलिए, फिर मनिका बत्रा ने अभी एक जीत हासिल की इंडिया के लिए। कोई मेडल अभी हासिल नहीं किया है, लेकिन एक लेवल है जिस तक अभी तक कोई भी इंडियन नहीं पहुंचा था टेबल टेनिस की दुनिया से, वो इन्होंने हासिल कर लिया, एंड दैट इज मनिका बत्रा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच राउंड ऑफ 16 इन ओलंपिक सिंगल्स। अभी तक इंडिया से कोई भी टेबल टेनिस खिलाड़ी राउंड ऑफ 16 सिंगल इवेंट के अंदर नहीं पहुंचा है। मनिका बत्रा ने ऐसा कर दिया और इन्होंने अपने से करीब 10 रैंक आगे वाली पृथिका पावड़े, जो कि फ्रांस से रिप्रेजेंट कर रही थी, वैसे हमारे यहीं से पुडुचेरी से ही होकर के वो वहाँ जाके बसे हैं कुछ सालों पहले, लेकिन अब फ्रेंच खिलाड़ी के तौर पे आई थी, पृथिका को हरा करके राउंड ऑफ 16 मनिका बत्रा ने जीत लिया है। ओके, और मनिका बत्रा को बारे में देखेंगे तो 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। सो राउंड ऑफ 16 के अंदर तो पहुंच गई, अब आगे कैसा प्रदर्शन करती है, मेडल तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, देखेंगे। देन 2 अनाउंसमेंट आएंगे रिटायरमेंट के। पहला अनाउंसमेंट आ रहा है रोहन बोपन्ना की तरफ से, इन्होंने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। ओलंपिक से एग्जिट हो चुके हैं, नहीं आगे बढ़ पाए, तो इन्होंने बोला है बट दिस इज माय लास्ट ओलंपिक, और अब इसके बाद ये सिर्फ ATP टूर्स ही करेंगे। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल होता है ना, जो अलग अलग इवेंट्स करवाता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा अब ये एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक्स और इस तरह के गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सो इज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन टेनिस आफ्टर पेरिस ओलंपिक एग्जिट। ये खेल रहे थे पेरिस ओलंपिक में, इनके जोड़ीदार कौन थे? N श्रीराम बालाजी। ओके, तो ही कुड नॉट मेक इट टू द फर्दर राउंड। सिमिलरली सुमित नागल, वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। सो इंडिविजुअल इवेंट में सुमित नागल और हमारे टीम इवेंट के अंदर रोहन बोपन्ना और N श्रीराम बालाजी, ये लोग ओलंपिक से एग्जिट कर चुके हैं। सो बोपन्ना ने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। एंड 2026 एशियन गेम्स जो जापान में होने वाले हैं उनमें भी अब ये नहीं खेलेंगे, लेकिन ये ATP टूर्स करते रहेंगे, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन से मेडल लेकर के आए। बहुत प्रोमिनेंट खिलाड़ी हैं टेनिस जगत के। एशियन गेम 2022, एशियन गेम 2022 जो कि हांगझाओ चाइना में हुए थे, वहां पे ये गोल्ड मेडल लेके आए थे मिक्स्ड डबल इवेंट में ऋतुजा भोसले जी के साथ में पार्टनर करके। देन एशिया गेम 2018 जो कि जकार्ता में हुआ था, वहां पे रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जो जोड़ी है मेंस डबल में गोल्ड लेके आई थी। तो ये 2 एशियन गोल्ड इनके नाम है। ग्रैंड स्लैम्स की अगर हम बात करें, अभी पिछले कुछ ही महीनों में हमने रोहन बोपन्ना का नाम बहुत सुना है न्यूज में। सो ओल्डेस्ट पर्सन और ओल्डेस्ट मैन, नॉट पर्सन, मैन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल इन ओपन एरा ऑफ टेनिस। 43 ईयर्स 9 मंथ्स की एज पे कोई भी ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले सबसे वरिष्ठ या दिग्गज बोले, वरिष्ठ बोले या उम्र दराज खिलाड़ी, सबसे ओल्डेस्ट मैन बने थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता किसके साथ में? मैथ्यू एडन के साथ में, और मेंस डबल में इन्होंने ये जीत करके कोई भी ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बन गए थे 43 ईयर्स 9 मंथ्स की एज पे। देन उससे पहले फ्रेंच ओपन 2017 था जो इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था मिक्स डबल इवेंट के अंदर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है रिटायरमेंट का वो है अश्विनी पोनप्पा का। सो इंडियन बैडमिंटन स्टार है अश्विनी पोनप्पा, उन्होंने भी अनाउंसमेंट रिटायरमेंट का दे दिया है, और लास्ट ओलंपिक था ये जो इन्होंने खेला, एंड ऑफ कोर्स शी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर, ओलंपिक से बाहर हो चुकी हैं। सो अश्विनी जी की जो बैडमिंटन जर्नी है वो 2001 से शुरू होती है। नेशनल बैडमिंटन के अंदर उन्होंने खिताब वगैरह जीते। मेजरली जानी जाती है ज्वाला गुट्टा के साथ अपनी पार्टनरशिप के लिए, राइट। सो अश्विनी और ज्वाला इन दोनों की पार्टनरशिप थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप थी। 2017 तक ये चली और तब तक इन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं, जैसे कि गोल्ड मेडल 2010
दिल्ली कॉमनवेल्थ में जीता, ब्रॉन्ज मेडल उबर कप में 2 बार लेकर के आई हैं ये, एशियन चैंपियनशिप के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई हैं। 2011 में अश्विनी और ज्वाला ने सबसे बड़ा, मतलब हम कहेंगे बैडमिंटन जगत में हिस्ट्री बनाई थी, इंडिया के लिए रादर, नॉट जस्ट बैडमिंटन जगत। फर्स्ट पेयर बने थे टू विन अ मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई भी मेडल भारत के लिए अगर पहली बार लाया गया किसमें, पेयर डबल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अश्विनी और ज्वाला की जोड़ी लेकर के आई थी। ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, राइट। एंड 2 ओलंपिक में भी ज्वाला के साथ पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ये इस बार इनका तीसरा ओलंपिक था, बट शी कुड नॉट एडवांस फर्दर। ओलंपिक की सारी खबरें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं क्रिकेट, और क्रिकेट से एक अनाउंसमेंट आ रहा है कि इंडिया होस्ट करेगा मेंस एशिया कप 2025। मेंस एशिया कप 2025 T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाएगा, ठीक है, T20 फॉर्मेट में। और कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। ये प्रीकर्सर की तरह होता है। देखो T20 वर्ल्ड कप 2026 में आएगा, अभी 2024 में हुआ था ना। ये बाइनियल होता है, यानी कि हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप खेला जाता है। जैसे ODI वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट जो है वो हर 4 साल में खेला जाता है ना, T20 हर 2 साल में खेला जाता है। सो अगला जो होगा उससे पहले प्रीकर्सर के तौर पे एशिया कप होता है जो भारत में होगा, राइट। सो ये 2026 में हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता और किसको हराया, बच्चे वाला सवाल है पर बता दो, ठीक है। अब उसी के साथ साथ एक और अनाउंसमेंट आ गया है, ये रहा 2027 का जो एशिया कप होगा। 25 का तो इंडिया होस्ट करेगा, 2027 का एशिया कप कौन होस्ट करेगा, बांग्लादेश होस्ट करेगा। ODI फॉर्मेट में होगा ये, 2025 वाला T20 फॉर्मेट में है, ये ODI फॉर्मेट में होगा। और ये किसका प्रीकर्सर है, ये हमारा ODI वर्ल्ड कप का प्रीकर्सर है, जो कि कब होगा 2027 के अंदर, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर होगा ये। मुझे इसका भी बता दीजिए, जो लास्ट वर्ल्ड कप था ODI फॉर्मेट, उसमें विनर और रनर अप का नाम, और T20 फॉर्मेट जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें विनर और रनर अप का नाम। समझ में आ गया क्वेश्चन मेरा। सो अभी लास्ट जो भी वर्ल्ड कप हुआ है T20 का एंड ODI का 50 ओवर का बेसिकली, सो इन दोनों का आप मुझे विनर और रनर अप का नाम बताएंगे। आगे हम बढ़ेंगे। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी is set to become the next ACC president। ACC क्या है भाई, ACC is Asian Cricket Council। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे अभी जय शाह काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह कौन आएंगे, मोहसिन नकवी आएंगे, जो कि PCB के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ना। तो 2 साल की टर्म होती है ACC के प्रेसिडेंट की, लेकिन अभी जय शाह की 3rd टर्म एक्सटेंशन चल रही थी, और अब इस साल बहुत ही जल्दी ये रिप्लेसमेंट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट टू बी हेल्ड इन चेन्नई। ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी आई थी, लेकिन अब वापस न्यूज़ पेपर्स में देखा गया तो हमने ले ली है। इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के 2nd राउंड के तौर पे। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल होगा अगस्त और सितंबर के बीच में, राइट। और उसमें पहली बार भारत नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट होस्ट करने जा रहा है, और कहाँ पे होगा, ये चेन्नई के अंदर होगा, यानी रात में भी रेसिंग होगी। फाइन, बस इतना अभी ध्यान रखिए, जब ये इवेंट आएगा तो और डिटेल देखेंगे। देन जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने सेटअप किया है नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी। भारत की पहली नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी है, जो इन्होंने कोलैबोरेट की है CAA के साथ। CAA क्या है, कॉर्विस अमेरिकन अकेडमी के साथ में टाई अप करके बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सेटअप की है नेशनल बास्केटबॉल अकेडमी, ओके। और ये मुंबई के अंदर सेटअप की गई है, जिसमें 30 बॉयज़ और 30 गर्ल्स को एनरोल किया जाएगा स्कूल से, और सिलेक्शन किया जाएगा प्रॉपर्ली इनका। और उसके बाद जो भी इनका ट्रेनिंग है, इनका न्यूट्रिशन है, किस तरह से इनको तैयार करना है, स्पोर्ट्स काउंसलिंग है, ये सब कुछ कौन देगा, कॉर्विस अमेरिकन अकेडमी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो बच्चे लाने का काम बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, डेवलप करने का काम इनका है। इस तरह का एक टाइप हुआ है, और मुंबई के अंदर ये अकेडमी स्टार्ट की गई है। क्लियर। देन फाइनली स्पोर्ट्स न्यूज़ जो लास्ट है वो ये है कि फरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस सेंस। याद है कार्लोस सेंस, अभी हाल ही में इन्होंने एक फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री जीता था। बताइए कौन सा जीता था इस सीजन में, 2024 के अंदर ही बताइएगा। सो अब इन्होंने अग्री किया है, 2 साल की एक डील इन्होंने साइन की है विलियम्स फॉर्मूला 1 टीम के साथ। अब ये अगले 2 साल, ये अभी तक फरारी के लिए
रिप्रेजेंटेशन किया करते थे, खेला करते थे। अभी अगले 2 साल किसकी तरफ से खेलेंगे? विलियम फॉर्मूला 1 टीम की तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, फरारी तो इनकी कार है, बाकी विलियम फॉर्मूला 1 टीम इन्होंने 2 साल के लिए ज्वाइन कर ली है। यहाँ तक की न्यूज़ खबरें समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उस पर फोकस करते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू यूपीएससी। यूपीएससी जो कि अभी गहमा गहमी के दौर से गुजर ही रहा है, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट केसेस देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसे में अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि सोनी जी ने अपना अनाउंस कर दिया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। उनकी जगह अब जो रिप्लेसमेंट आई हैं वो हैं प्रीति सुदान जी। प्रीति सुदान बनी है यूपीएससी की नई चेयरपर्सन। ठीक है, सो न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 316A के तहत, आर्टिकल 316A क्या बोलता है? ये बोलता है कि 6 साल के लिए, 6 इयर्स के लिए यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट होगा या होंगी, और जब तक वो 65 इयर्स ऑफ एज अटेन नहीं कर लेती या फिर 6 साल पूरे नहीं कर लेती, दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी, तब तक वो यूपीएससी की चेयरमैन रह सकती हैं। तो इस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 316A के तहत प्रीति सुदान जी बनी है नई चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, मनोज सोनी जी के रेजिग्नेशन के बाद में। क्लियर है? देन इनका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो अप्रैल 2025 तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सुपर एनुएशन की एज अटेन कर लेंगी, 65 इयर्स की हो जाएंगी। इनका अपॉइंटमेंट कब से लागू होगा? आज से ही लागू हो रहा है। मनोज सोनी जी ने रिजाइन किया था, क्या कारण देकर के? निजी कारण देके, पर्सनल रीजंस हैं। और ऑल्दो उनका जो वो बने थे चेयरपर्सन यूपीएससी के 23 में बने थे, यानी कि वो 6 साल और जोड़ लो तो 2029 तक उनका कार्यकाल होना था, पर बहुत जल्दी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब चलिए था आर्टिकल 316A मैंने आपको समझा दिया। 316A याद रखिएगा, 6 इयर्स की टर्म का मेंशन करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन जो हैं वो 6 साल के लिए या फिर 65 इयर्स तक, और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो 6 साल एंड 62 ईयर्स, 62। ठीक है, चलिए अब ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। यूपीएससी के बारे में बातचीत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 2 एंड पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323, 315 टू 323 आर्टिकल बात करता है यूपीएससी की। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसका मेंशन आपको संविधान में दिखता है कि यूपीएससी होना चाहिए और इस तरह से वो काम करना चाहिए। 2 बॉडीज होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है स्टेट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका मेंशन आपको संविधान में दिखेगा कि इस तरह की एक बॉडी गठित की जानी चाहिए, इसके रूल्स रेगुलेशन ये हैं, ये काम इस तरह से करेगी। और एक होती है स्टेट्यूटरी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं होती, आप पार्लियामेंट में एक्ट के तहत उसको एग्जिस्टेंस में लाते हो। ठीक है, चलिए तो यूपीएससी के बारे में थोड़ा फटाफट देखते हैं। कौन अपॉइंट करता है यूपीएससी के मेंबर्स को? प्रेसिडेंट करेंगे जी। कार्यकाल हमने देख लिया, 6 इयर्स के लिए आते हैं या 65 इयर्स ऑफ एज। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? नहीं है। रेजिग्नेशन देना हो तो लिखित में प्रेसिडेंट को देना होगा। सुपर रिमूवल अगर इनका करना है, सस्पेंशन करना है, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही होगा ये भी। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, कौन सी मिनिस्ट्री देखते हैं? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव आईआईटी दिल्ली में। सो आईआईटी दिल्ली के अंदर भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, उसका नाम क्या है? आइडियाज फॉर लाइफ। अब ये लाइफ क्या है? मिशन लाइफ, अगर आपको याद हो तो एनवायरमेंट या फिर हमारी सस्टेनेबल लिविंग में लोगों की क्या भागीदारी रह सकती है, उसके लिए एक मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था, अभी हम देखेंगे। उसी के चलते ideasforlife.nic.in ये पोर्टल लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। कहाँ? आईआईटी दिल्ली के अंदर। पर्पस क्या है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो अपने आइडियाज इसमें भेज सकते हैं कि हम कैसे कैसे और सस्टेनेबल तरीके से हमारे देश और दुनिया को चला सकते हैं, और जो भी विनिंग आइडियाज होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। और ये किसके तहत हो रहा है? मिशन लाइफ के तहत हो रहा है। तो अब हमें मिशन लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए। सो देखिए, पीएम मोदी जी जो थे उन्होंने अनवील किया था मिशन लाइफ। कब अनवील किया था? 2021 में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यानी यूएनएफसीसीसी की COP 26 हो रही थी 2021 में, तब ये मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जैसे हम जो आम लोग हैं, हमें किस किस तरह की लाइफस्टाइल लीड करनी चाहिए ताकि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बन सके, तो इसके लिए 7 थीम्स दी गई थी। कितनी? 7 थीम्स। एनर्जी सेव कीजिए, वाटर सेव कीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसको रिड्यूस कीजिए, और सस्टेनेबल फूड सोल्यूशन होने चाहिए, कचरा वेस्ट कम करो, देन हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और ई वेस्ट को रिड्यूस कीजिए। अगर आप ये 7 थीम्स पे काम करते हो तो हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मिशन की टुवर्ड्स आगे बढ़ पाएंगे। और उसी के तहत अभी हमने देखा कि आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लीडर या मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव जी ने, कहा
IIT दिल्ली में। क्लियर हो गई न्यूज़? आगे बढ़ेंगे। ये व्यक्ति कौन दिख रहे हैं आपको? ये जितेंद्र सिंह जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। तो जितेंद्र सिंह जी को कॉन्फर किया गया है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको क्यों दिया गया? डायबिटीज रिसर्च में शामिल होने के लिए। ये पॉलिटिशियन भी हैं, बट देन ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड डीपली इनटू मेडिकल फील्ड, और डायबिटीज के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम ये करते हैं, और इसी के चलते इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। कहाँ दिया गया? इंटरनेशनल मीट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स हो रही थी चेन्नई के अंदर, जहां इनको सम्मान दिया गया है। ओके, इनको बीसी रॉय से भी कंपेयर किया गया है। बीसी रॉय जी कौन थे? उनके साथ भी यही था, वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके थे, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल साइंसेज में बहुत डीपली, एजुकेशन के अंदर बहुत डीपली इन्वॉल्व थे, तो उनसे कंपैरिजन किया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर से लगातार 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह बनाने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहले व्यक्ति हैं, राइट। देन ये लाइफ टाइम पेट्रन भी हैं रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटिक्स इन इंडिया के, जो कि इंडिया में सबसे शीर्ष की ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री की लार्जेस्ट एकेडमिक एसोसिएशन है डायबिटीज़ के ऊपर स्टडी करने वाली, तो उसके भी ये लाइफ टाइम पेट्रन है, यानी उसको लीड करेंगे पूरी जीवन भर। इनकी एक किताब है डायबिटीज़ मेड इजी, बेस्ट सेलर्स में काउंट की जाती है। स्ट्रेस डायबिटीज़ इन कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स जब अपनी जगह छोड़ करके आए तो स्ट्रेस की वजह से कैसे डायबिटीज़ इंड्यूस होती है इंसान के अंदर, इस पर इन्होंने अपना वर्क किया था, जिसके WHO ने अक्लेम किया है कि काफ़ी उत्कृष्ट काम था। देन गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, उसके ऊपर भी जब ये पूरी गाइडलाइन बनी तो इन्होंने बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था, एंड अगेन इन गाइडलाइंस को WHO ने अप्रूव किया था। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डायबिटीज़ के जगत से बहुत डीपली जुड़े हुए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल जगत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगली जो खबर आ रही है वो है कि CWC ने जीता है GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड। अभी CWC क्या है? ये है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, यानी कि केंद्रीय जल आयोग। सेंट्रल वाटर कमीशन या केंद्रीय जल आयोग ने जीता है GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर के तौर पे इन्होंने ये जीता है कि भाई आप वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हो। ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 जो कि गीफ ऑर्गेनाइज करा था नई दिल्ली में, वहाँ ये अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे डेटा कलेक्शन और उनसे कैसे हम आगे बेनिफिट कर सकते हैं वो सारे काम किए, जैसे कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्शन, राइट, मौसम से रिलेटेड, वाटर कितना आएगा नहीं आएगा, बारिश एक्सेट्रा, ये सारा डेटा दिया, फ्लड फोरकास्टिंग की, रेजर्वॉयर कहाँ कहाँ पानी के कितने, तो ये सारी मॉनिटरिंग करने के चलते वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड सेंट्रल वाटर कमीशन ने जीता गीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड्स में, ठीक है जी। देन ये जो CWC किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और 1945 में बनी थी, कुशविंदर वोरा जी इसको लीड कर रहे हैं। अगली खबर एजुकेशन मिनिस्ट्री से आ रही है, ठीक है। जब हम नेशनल न्यूज़ कहते हैं ना, नेशनल न्यूज़ का मतलब अधिकतर मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट रिलेटेड न्यूज़। सो अब अगली न्यूज़ जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आ रही है। NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च हो चुका है, 2.0 या 2.0 जैसे भी आप कहें, NATS 2.0 पोर्टल, जिसके तहत स्टाइपेंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में करीब 100 करोड़ का स्टाइपेंड अप्रेंटिसेस के बैंक अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। सो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है NATS पोर्टल 2.0। क्या है अब ये NATS पोर्टल? है ना, सबको शॉर्ट फॉर्म देने का बड़ा शौक है, हम बड़ा कर करके पढ़ते जाते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0। ऐसे सरकार के नेशनल लेवल बहुत सारे ट्रेनिंग और अप्रेंटाइज इंस्टीट्यूशंस हैं जहां बच्चे जाते हैं, ट्रेन होते हैं और उनको स्टाइपेंड वगैरह मिलना होता है। तो वो स्टाइपेंड कहाँ से रिलीज़ किया जाएगा? ये जो NATS पोर्टल 2.0 है यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। उन सारे बच्चों का एंट्री यहाँ पे होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, यहीं से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ओके, और 100 करोड़ रुपीज़ का स्टाइपेंड अप्रेंटिस को डिसबर्स किया जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। सो ये भी हो गया है। अब इससे होता क्या है कि जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इस पोर्टल पे आ सकते हैं, यहाँ से कैंडिडेट की जानकारी ले सकते हैं। तो कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के बीच में कनेक्ट करने का काम भी ये पोर्टल करेगा। उनको जो स्टाइपेंड देने हैं अप्रेंटिसेस को यानी ट्रेनीज को, वो देने का काम भी करेगा। दैट इज NATS पोर्टल 2.0। देन BIS ने एक MOU साइन किया है GBPUAT के साथ। स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाया है इन्होंने, खड़ा किया है। क्या है ये समझते हैं। BIS, व्हाट इज BIS? BIS इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारे क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड्स मीट किए तो आप उस क्वालिटी को मीट कर पा रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? BIS इशू करता है। सो BIS ने एक MOU, समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है GBP-UAT के साथ। कौन है ये GBP-UAT? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इन दोनों ने एक MOU साइन किया है कि हम पहला, अपनी तरह का पहला एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म चालू करेंगे। एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म के वहां पे जो भी प्रैक्टिसेस की जा रही है वो एक क्वालिटी मेंटेन करते हुए की जा रही है। BIS अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे उन फार्म प्रैक्टिसेस को करवा रहा है। वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, प्रैक्टिस भी हो सकती है, यानी कि कृषि जगत के अंदर क्वालिटी अचीव करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सो विल सर्व एज एन एक्सपेरिमेंट साइट। यहाँ पे अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नई टेक्नोलॉजी लाएं जो कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो आयाम है उनको मैच करती हुई होनी चाहिए। अब ये जो GBP-UAT है, इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी ये भारत की, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था 1960 में। इसको उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तौर पे इनॉग्रेट किया गया था। अब इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूज़ समझ में आ गई? अगली न्यूज़ पे पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इनॉग्रेट किया है 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE हो गया, 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में बहुत सारे यूनिट्स हैं, करीब 60 अलग अलग यूनिट्स और सेंटर्स हैं, ठीक है, सब यूनिट्स हैं। तो ये सब क्या करते हैं, जब इनको नेशनल इंटरनेशनल जर्नल पढ़ने होते हैं, जैसे हम सब्सक्राइब करते हैं ना, मान लीजिए मुझे द हिंदू का सब्सक्रिप्शन लेना है, मैंने अलग खरीदा, मेरी टीम में 10 जनों ने अलग अलग खरीद लिया, तो हम क्यों ऐसा ना करें कि हम एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लें और आपस में शेयर कर लें, या मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन है, सामने वाले के पास एक सब्सक्रिप्शन है, हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम सारे सब्सक्रिप्शन शेयर कर दें। तो एक डिजिटली जो भी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए सबके पास हो जाएं। तो इसी तरह का एक इनिशिएटिव ये लेकर के आ रहे हैं। इससे कॉस्ट कटिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रिसर्च का बेनिफिट पहुंच पाएगा। हमारा जो रिसर्च इकोसिस्टम है, ज़्यादा लोग साइंस टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है जगत भर में वो पता कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है। अपने जो पब्लिकेशंस है वो भी उनको सबमिट कर पाएंगे। मैं तो सारे सब्सक्रिप्शंस नहीं ले सकती ना एज अ यूनिट, मुझे सरकार से उतना फंड होना चाहिए। तो अब DAE ने क्या किया है, DAE की जितनी भी यूनिट्स होंगी, सब यूनिट्स होंगी, वो सभी उन इम्पॉर्टेंट जो जर्नल्स हैं उन सबको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ, पढ़ भी पाएँ और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे पाएँ एक कॉमन जगह से। उसके लिए ये 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। समझ में आ गई बात? सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इनॉग्रेट किया 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन, जो एक सभी जितनी भी यूनिट्स एक अम्ब्रेला के अंडर में आ जाएंगे। अम्ब्रेला यानी कॉमनली कवर होंगी। फॉर रीड एंड पब्लिश एक्सेस, पढ़ भी सकते हो, पब्लिश भी करवा सकते हो नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स को और साइंटिफिक जर्नल्स को, ठीक है। तो पूरा DAE लेकर के और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। इससे रिसोर्सेज शेयर हो पाएंगे। और फर्स्ट ODOS अग्रीमेंट जो किया गया है, ODOS यानी 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन, वो मेसर्स वाइले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है। अच्छा, अब ये जो ODOS है ना, ये बाद में सबमर्ज हो जाएगा ONOS के साथ। ODOS तो एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल तक ही है। फिर एक ONOS है, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। देश भर में जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि स्टेम से डील करती हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से डील करती हैं, उन सबको रिसर्च जर्नल्स वगैरह का एक्सेस चाहिए रहता है। तो नेशनल लेवल पे इंडिया एज अ होल इन सभी इंटरनेशनल जर्नल्स के साथ में टाई अप करके और एक सिंगल जगह पे सारा डेटा अवेलेबल करवाएगा। इस तरह से भी एक काम चल रहा है, थोड़े थोड़े लेवल पे हो चुका है। सो स्कीम ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर देखते हैं ONOS को। सो ODOS बाद में इसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। मेन एम क्या है, कंट्री वाइड एक्सेस मिल सके नेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड एकेडमिक कंटेंट का, ताकि अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना नहीं पड़े, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करें। वही सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया, वही किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया, वही किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया, ये हम काम नहीं करें, ठीक है। नेगोशिएशन आप बेटर कर सकोगे जब आप देश के लेवल पे कुछ परचेज कर रहे हो, राइट। सो ये सारे रीजंस हैं। चलो अगली खबर आ रही है हिंदुस्तान जिंक से। हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया है एशिया का पहला लो कार्बन जिंक। एशिया का पहला लो कार्बन जिंक, ऐसा जिंक जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम है, यानी कि वो कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम करेगा, और उसका नाम क्या है, इकोजेन। इकोजेन किसने लॉन्च किया है, हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया है।
1 टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट पर टन ऑफ जिंक ही इसके अंदर कार्बन फुटप्रिंट होगा। यानी जब आप इसको यूज करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, करीब 75% लोअर ग्लोबल एवरेज से कार्बन फुटप्रिंट ये जो हिंदुस्तान जिंक का इकोजेन है प्रोड्यूस करेगा। और हिंदुस्तान जिंक ने भी टारगेट ले रखा है भाई 2050 तक हमको जीरो एमिशन पे पहुंचना है, तो इकोजेन याद रखेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट STI कॉन्क्लेव हुआ है ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे नई दिल्ली में, पहला STI कॉन्क्लेव। अब ये STI क्या है? STI का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ने किसके साथ मिलकर के जो ISTIC है ना, इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये यूनेस्को के अंडर में आता है। तो एक बॉडी हो गई यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को के अंडर में ये ISTIC हो गया, और दूसरी तरफ इंडिया से CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उसके अंदर की फर्दर बॉडीज, उन्होंने मिलकर इस STI कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ किया? नई दिल्ली के अंदर किया। क्यों किया? जो भी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है सस्टेनेबल लाइवलीहुड में हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ना ऐसी काफ़ी नॉलेज होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलती है, राइट। किस तरह की नॉलेज? ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारी सिविलाइजेशन में चली आ रही है, हमारे पूर्वजों से हमको मिलती आ रही है। और हम इंडिया में कहीं ना कहीं आज भी कल्चरली रूटेड हैं, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जो इस ट्रेडिशनल नॉलेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सस्टेनेबल लिविंग के लिए, राइट। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल स्टेपवेल है, स्टेपवेल टेक्नोलॉजी बहुत पुराने समय से है कि भाई अगर पानी इकट्ठा करना है तो स्टेपवेल टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, वो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की ट्रेडिशनल नॉलेज को आज हम कैसे यूज़ करें सस्टेनेबल लिविंग के लिए, इससे रिलेटेड ये पूरा कॉन्क्लेव किया गया। थीम रही इसकी बड़ी सारी थीम है, स्ट्रेंथनिंग कॉम्पिटेंसीज इन डिजिटलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। कुल मिला के ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे प्रिजर्व करें, डिजिटलाइज करें ताकि गुम नहीं जाए, और कैसे यूज़ करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पीपल्स राइट, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते रहो, पीपल्स के राइट भी इससे मिलते रहे। तो इस तरह से कुछ इन्होंने थीम को बना दिया। अब मेन एम क्या था भाई, इंडिया अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे यूज़ कर रहा है और दूसरे देश जो नहीं कर पा रहे वो कैसे करें, तो इन सब के ऊपर बातचीत इसमें हुई है, ठीक है। चलिए अब बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं, और एक टर्म बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में, दैट इज़ मनी डिस्मॉर्फिया। क्या होता है मनी डिस्मॉर्फिया? मनी डिस्मॉर्फिया होता है कि आपके पास कितना भी हो पैसा, फिर भी आपको लगता है मेरे पास कम ही है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की लाइफस्टाइल देख रहे हो और आपको लग रहा है अरे नहीं ये तो नहीं है मेरे पास। और अगर आप वो जीवन बंद कर दो, दैट इज़ वो डिजिटल जीवन बंद कर दो, तो आपको लगेगा हाँ मेरी तो ज़रूरत पूरी हो रही है। लेकिन जैसे आप वो सोशल मीडिया खोलते हो और देखते हो अरे वाह लोगों के पास लग्जरी में ये है वो है, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, ये महंगे वॉलेट्स हैं, ये महंगे बैग्स हैं, ये कार्स हैं, ये बंगलोज हैं, आपको अपनी फाइनेंशियल हालत बहुत खस्ता, बहुत ज़्यादा वीक लगने लग जाती है, जबकि है भी नहीं। मेरा पेन गिर गया, रुको। इसको कहा जाता है मनी डिस्मॉर्फिया। एक डिस्टॉर्टेड व्यू आपका डेवलप हो जाता है फिनेंशियल स्टेटस को लेके। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस उतना वर्स व्यू करने लग जाते हो जितना कि होता भी नहीं है। और ये कौन है इसके पीछे? सोशल मीडिया। बिकॉज सोशल मीडिया में हर कोई प्रोजेक्ट करता है, बढ़ा करके दिखाता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो पिक्चर डाल रहे हो, आपको नहीं पता उस इंसान का घर कैसा है, राइट। जब लोग शेयर कर रहे होते हैं, सिर्फ बेस्ट चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, हैप्पी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, आपको लगता है यार इनका जीवन बढ़िया चल रहा है, हमारा तो पता नहीं क्या चल रहा है। सो बी वेरी वाइज। आपकी जनरेशन तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि वो एक वर्चुअल दुनिया बहुत जल्दी गिरफ्त में लेती है। सो परसीविंग योर फाइनेंशियल सिचुएशन वर्स दैन इट इज़, इसको कहते हैं मनी डिस्मॉर्फिया। और इसका शिकार जेन जी, दोज बॉर्न बिटवीन 97 एंड 2012 है ना, आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू दिस कंडीशन। ठीक है जी। चलिए, सोशल मीडिया प्रेशर हैंडल करना बच्चों का खेल नहीं है, पर होना चाहिए, बचपन से सिखाया जाना चाहिए। अब जो जनरेशन आ रही है, जैसे कायरा वाली जनरेशन है, अभी से हम उसको सिखाते रहते हैं, दिस इज नॉट द रियल थिंग, व्हाट वी आर लिविंग इज। एनीवेज, चलो अगली न्यूज़ आ रही है। सेबी ने लॉन्च किया है एक AI चैटबॉट, और उसका नाम क्या है? सेवा। तो सेवा AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। सेवा, जैसे आप सेबी के पोर्टल्स पे जाओगे या उनकी ऐप पे जाओगे तो ये सेवा AI चैटबॉट आपके लिए खुल जाएंगे और ये बोलेंगे भाई बताइए आपको क्या समस्या है, हम बता देते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किए AI चैटबॉट के थ्रू, जिसका नाम है सेवा। अभी वो आपको जितने भी जनरल इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड, या जो भी मेजर सर्कुलर्स हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस क्या है, अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो वो सब इसके थ्रू आप जान सकते हो। क्लियर? आ जाओ। देन RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स
आरबीआई ने रिलीज किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, और उसमें बताया है दैट अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स हमारे जो डिजिटल पेमेंट हैं वो इंप्रूवमेंट वाले ग्राफ पे ही जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट अक्रॉस इंडिया रजिस्टर्ड 12.6 ईयर ऑन ईयर राइज। अगर हम मार्च 31 2024 तक का डेटा देखें तो ईयर ऑन ईयर 12.6% का राइज डिजिटल पेमेंट ने अक्रॉस द कंट्री देखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट्स में अच्छा हो रहा है कुछ में नहीं हो रहा, नहीं। और आरबीआई का इंडेक्स है जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना अडॉप्ट करते जा रहे हैं, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के थ्रू ये डेटा सामने आया है। 31 मार्च 2024 तक हमारा ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, और डिजिटल पेमेंट रजिस्ट्रेशन में 12.6% का हो रहा है। और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हमारा 445.5 पॉइंट पे मार्च 2024 में आकर के रुका, जो कि एक साल पहले अगर आप देखोगे 395.57 था, तो 445.5। देन आरबीआई इस तरह का ये जो आरबीआई डीपीआई है ना, दैट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये जनवरी 1 2001 से रिलीज कर रहा है। और बेस ईयर किसको मानते हैं हम, 2018 को, यानी जो भी हम ग्रोथ देख रहे हैं ना, इतना % ग्रोथ हुई है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 2018 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बेस ईयर वो होता है कि भाई आपके पास कोई पैरामीटर तो होना चाहिए, ग्रोथ कितना बताओगे, कब से लोगे, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लोगे, नहीं ना, तो आपको एक बेस ईयर पकड़ना पड़ता है। बेस ईयर है 2018, और वहां से अब आप सारे आंकड़ों को कंपेयर करोगे। अगला जो न्यूज आ रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। अब एक स्टडी आई सामने, भाई अभी इंटरनेशनल टाइगर्स डे गया था 29 जुलाई को, राइट, तो उस टाइम हमने टाइगर के लिए क्या क्या करना चाहिए वो तो हमने बातचीत कर दी, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के चलते ट्राइबल्स को क्या दिक्कत हो रही है, आम जनता को क्या प्रॉब्लम हो रही है जो वहां उन जंगलों में रहती है, उस पर बातचीत नहीं हुई। तो ऐसे राइट्स ग्रुप निकल के आए जो ट्राइबल राइट्स वगैरह के लिए काम करते हैं, वो निकल के आए और उन्होंने बोला कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर के चलते 5.5 लाख ट्राइबल्स डिस्प्लेस होंगे, राइट। तो और प्रोजेक्ट टाइगर जहां जरूरी है, कई बार ऐसे भी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिए जाते हैं जहां पे 1-2 टाइगर होते हैं और बाद में वो टाइगर भी नहीं दिखते, तो उसके चलते आपने हजारों लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, ट्राइबल्स को। वो अपनी आजीविका, अपना जो लाइवलीहुड था वो उन्हीं जंगल से कमाते थे, अब आपने उनको उठा के कहीं और भेज दिया, ना आपके यहाँ पे टाइगर है ना अब ये ट्राइबल्स यहाँ रह गए। तो आपको जो भी टाइगर रिजर्व घोषित करना है सोच समझ के करना चाहिए, वरना ये ट्राइबल पॉपुलेशन पे इंपैक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट पर टाइगर रिजर्व जो कि 2021 से पहले, बिफोर 2021, जो 5000 पर प्रोटेक्टेड एरिया होता था, यानी एक टाइगर रिजर्व आप बनाओगे, एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाओगे तो 5000 लोग डिस्प्लेस होंगे, वहीं बढ़कर के अब 48,000 के ऊपर निकल चुका है। ये आंकड़ा बहुत भयानक है भाई, राइट। 2021 के पहले अगर टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता तो 5000 लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, लेकिन अभी 2021 के बाद जितने भी टाइगर रिजर्व बने हैं अभी तक, सो उनमें करीब हर टाइगर रिजर्व पे 48,333 लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा है। 967% इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट में आया है प्री एंड पोस्ट 2021 पीरियड, विच इज मैसिव, विच इज ह्यूज, राइट। और इस रिपोर्ट का टाइटल था इंडियाज टाइगर रिजर्व, ट्राइबल्स गेट आउट, टूरिस्ट वेलकम। सो हम टाइगर रिजर्व क्यों बना रहे हैं, ये सोचने के ऊपर इस रिपोर्ट ने मजबूर किया है कि आप वाकई में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हो, या 1-2 टाइगर भी देख लिए गए, एक टाइगर भी देख लिया गया तो चलो अब यहाँ पे टूरिस्ट को बुलाया जा सकता है, इसलिए हम टाइगर रिजर्व घोषित कर दें, और इसके चलते ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कम्युनिटी को बहुत हार्म हो रहा है। देखिए अभी का जो टाइगर रिपोर्ट आई थी ना, उसमें भी ये सामने आया था कि 5 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहां पे 0 टाइगर पॉपुलेशन रजिस्टर की गई है। सह्याद्री महाराष्ट्र में, सतकोशिया ओडिशा में, कामलांग अरुणाचल में, कवल तेलंगाना में एंड डंपा मिजोरम में 0 टाइगर पॉपुलेशन, लेकिन इनमें 5,670 ट्राइबल फैमिलीज डिस्प्लेस हुई थी इन 5 टाइगर रिजर्व्स को जब बनाया गया था, राइट। सो सक्सेसफुल कोएग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, और ऐसा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कर्नाटका का BRT, दैट इज बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे ट्राइबल्स और टाइगर्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ट्राइबल्स को पता है किस तरह से रहना है। टाइगर्स और ट्राइबल्स बहुत सालों से साथ में रहते आए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं को एग्जिस्टेंस के फॉर्मूलाज पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए स्टेट न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं, और स्टेट न्यूज़ में हाल ही में एक त्योहार, एक फेस्टिवल देखा गया बनते हुए, एंड दैट इज आदि कृतिका फेस्टिवल। आदि कृतिका फेस्टिवल, कार्तिकेय भगवान जो हैं, जिन्हें साउथ में मुरुगन कहा जाता है, शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी थे,
वो तो बनाए गए थे पार्वती जी द्वारा, अदरवाइज कार्तिक उनके पुत्र थे, उनको मुरुगन भगवान भी कहा जाता है। तो आदि कृतिका फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर मनाया गया। एंड जो टेम्पल है लॉर्ड सुब्रमण्य स्वामी जी को डेडिकेटेड तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे खास तौर पे इसको धूमधाम से मनाया जाता है। आदि मंथ आता है तमिल कैलेंडर के अंदर, और उसमें कृतिका स्टार जब दिखता है ऑन दैट डे इट इज सेलिब्रेटेड, डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगा। ओके, अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की असेंबली ने पास कर दिया है एक अमेंडमेंट बिल, जिससे कि पनिशमेंट जो है अगर अनलॉफुल कन्वर्जन किया जाता है धर्म रिलीजन एक्ट के तहत, तो फिर बहुत कड़े जो जेल है या जो फाइन्स है उनका प्रावधान रखा गया है। सो इस बिल का नाम है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। 2021 का बिल था, उसके अंदर संशोधन किया गया है, और जहां पहले इतने कड़े नियम कायदे नहीं थे या सजा नहीं थी, उनको बढ़ा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान इसमें डाला गया है। मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉडुलेंस या फोर्स कन्वर्जन अगर किया जाता है। कई बार देखा जाता है कि विमेन किसी और कम्युनिटी के मेल अगर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का ने जबरन उनका धर्म चेंज करवाया है, शादी का झांसा दे करके या डरा धमका करके, तो इस केस में कड़े से कड़े आपके ऊपर सजा के प्रावधान बनेंगे। पहले 10 साल तक की जेल और 50,000 तक का फाइन था, जिसको बढ़ा करके अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। सो इफ एनी पर्सन थ्रेटन्स या अटैक करता है या शादी करता है ये कह के कि शादी करते आपको धर्म परिवर्तित करना है, या फिर कंस्पायर करता है कि धर्म परिवर्तित कर लो ऐसा हो जाएगा, या विमेन की ट्रैफिकिंग खरीद बेच हो रही है, माइनर को आप कन्वर्जन के इंटेंशन से शादी कर रहे हो। देखो, शादी करना एक अलग बात है और शादी इसीलिए कर रहे हो कि आपको धर्म परिवर्तन करना है, आपको अपनी कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ानी है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, राइट। तो अगर आप सेकंड केस की तरह से कर रहे हो तो ये सीरियस क्राइम के अंदर आएगा। 20 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान रखा गया है। अब एक और इसमें जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर एक और बात जो आई है कि कोई भी पर्सन रजिस्टर कर सकता है FIR अगर आपको लगता है कन्वर्जन का कोई केस आया है सामने। पहले क्या था कि या तो लड़की के घर वाले, पेरेंट्स, भाई या कोई वो लड़की खुद होनी चाहिए, अब ऐसा नहीं है। अगर आपको पता चलता है किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवाया गया है तो आप FIR कर सकते हो, आप कोई भी हो। देन इसमें एक और प्रावधान है कि ऐसे जो केसेस होंगे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के, वो सेशन कोर्ट से निचली कोर्ट या उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे, बेल इजीली ग्रांट नहीं की जाएगी, राइट। और जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपना यानी अपना मौका नहीं दिया जाता बात रखने का, और नॉन बेलेबल भी काफी सारे ऑफेंसेस को इसमें रखा गया है। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है अभी थोड़े टाइम से, मतलब लास्ट फ्यू डेज, वायनाड के अंदर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स हुआ, वायनाड केरला के अंदर, और बहुत ज़्यादा हानि हुई है। तो वहीं से एक न्यूज़ सामने आती है कि नेशनल लेवल डेटाबेस है जो कि इसरो ने क्रिएट किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इसकी अंडर में जो बॉडीज आती हैं 2023 में, और इन्होंने लैंडस्लाइड एटलस कि कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कौन से टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस द इंडिया जिनमें सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं, उनका एक पूरा मैप रिलीज़ किया था कि सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, मतलब लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, राइट। तो दुनिया पूरे देश भर से 147 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनमें से 13 डिस्ट्रिक्ट्स अकेले केरला से हैं टॉप 50 में। ठीक है, टॉप 50 में 13 केरला से रजिस्टर किए गए, जिनमें वायनाड भी है 13th रैंक के ऊपर है ओवरऑल। टॉप डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड इंसिडेंसेस ये लैंडस्लाइड एटलस बताती है, दैट इज रुद्रप्रयाग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा केसेस ऑफ लैंडस्लाइड हो सकते हैं एज पर लैंडस्लाइड एटलस, सबसे प्रोन है, टॉप पे आती है। उसके बाद थ्रिसूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोड़िकोड, ये सब भी 3rd, 5th, 7th, 10th रैंक रिस्पेक्टिवली पे आते हैं, और वायनाड भी 13th रैंक पे आ चुका है, यानी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं ये। और ये जो इसरो डेटाबेस है ना, ये 1998 से 2022 वाले पीरियड का डेटा लेकर के, एंड देन इट हैज सबमिटेड इट्स लैंडस्लाइड एटलस। चलिए नेक्स्ट, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने लॉन्च किया है सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0। तो सवाल सीधा सीधा बन सकता है, सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 किसने लॉन्च किया? आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने, आईसीजी ने लॉन्च किया है जी। और क्यों किया है, इन्होंने कहाँ कब किया? तो पहला फर्स्ट इनॉग्रल एडिशन हो रहा था एनुअल ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। सो नाम देखो, सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1, ट्रेनिंग की सुविधा हो जाएगी। जितने भी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर में जो भी यूनिट्स आती हैं उन सभी को एक कॉमन ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलेगा, सबको एक लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी, मटेरियल सेम होगा,
ट्रेनिंग देने के तरीके सेम होंगे। तो इस तरह का एक ये ऑनलाइन मीडियम हो गया जिसके तरह से स्टैंडर्डाइज और स्ट्रीमलाइन ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए सारे आईसीजी को ट्रेनिंग दी जाएगी। सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.1, इसमें सारे मॉड्यूल्स होंगे। वरना क्या होता है, आपका सीनियर ज़्यादा अच्छा है, आपका ट्रेनर ज़्यादा अच्छा है तो आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई, नहीं है तो नहीं हुई। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फॉर वेटरन्स। वेटरन्स यानी जो पुराने लोग जो अब या तो रिटायर हो गए हैं या फिर उन्होंने सेवाएं दे दी हैं, रिटायर ही हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सो जो भी आर्मी वेटरन्स हैं उनके लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी लॉन्च की है किसने, इंडियन आर्मी ने। अब जो भी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं, ECHS, उनको एक एडिशनल फैसिलिटी ई सेहत मॉड्यूल की यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। यानी आपको आना नहीं पड़ेगा इन ECHS पॉलीक्लिनिक्स पे, आप घर बैठे अपने क्वेरी कीजिए और आपको ढंग से गाइडेंस तबीयत से रिलेटेड वहीं दे दी जाएगी। और अभी ये 12 ECHS पॉलीक्लिनिक्स पे टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे लाया गया है और फिर इसको फर्दर और एक्सटेंड किया जाएगा। तो ई सेहत टेली कंसल्टेंसी किसने शुरू की है, आर्मी ने की है। इससे पहले हमने देखा था अभी आईसीजी का कौन सा था, सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0, राइट। ओलंपियाड की बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के अंदर हमारी टीम गई थी। ओके, 56th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, और हम काफ़ी सारे मेडल जीत के आए हैं जिनमें एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। ठीक है, ये 56 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड कहाँ हुआ, रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर कंडक्ट किया गया। गोल्ड कौन लेके आए हैं भारत के लिए, देवेश भैया, देवेश भैया जो कि महाराष्ट्र से हैं। देन बहुत सारी न्यूज़ है आज तो, है ना। आदित्य बिरला ग्रुप लॉन्च्ड इंद्रिया टू एंटर इंडियन ज्वेलरी मार्केट। आदित्य बिरला ग्रुप ये अब ज्वेलरी के अंदर भी आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज्वेलरी एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के अंदर, 6.7 लाख करोड़ का, और ये भी एक्सपैंडिंग मार्केट है, आगे बढ़ेगा ही। तो उसके अंदर आदित्य बिरला ग्रुप अपने पांव डाल रहा है और इंद्रिया इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन ज्वेलरी मार्केट में आने के लिए। ठीक है, ब्रांड है इनका। फिर नेक्स्ट न्यूज़, अब हम इंटरनेशनल डोमेन या आप कह सकते हो साइंस टेक वाला जो इंटरनेशनल डोमेन है उसकी तरफ रुक कर लेते हैं। पहली खबर आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एडवांस mRNA वैक्सीन का। mRNA वैक्सीन डेवलप की जा रही है H5N1 के लिए। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्या होती है ये, पहले न्यूज़ देख लो। WHO ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट टू डेवलप H5N1 वैक्सीन यूजिंग mRNA, और इसके अंदर लीड कौन कर रहा है इस WHO की ये पूरी mRNA वैक्सीन के काम को, सिनर्जियम बायोटेक, ये अर्जेंटीना का मैन्युफैक्चरर है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी। अब देखो, एक ट्रेडिशनल वैक्सीन होती हैं और एक mRNA वैक्सीन होती हैं। ट्रेडिशनल वैक्सीन क्या करती हैं कि आपको अगर किसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करनी है बॉडी में, तो उसी पैथोजन को बॉडी में थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे पोलियो का केस हो गया फॉर एग्जांपल, आपने डेड हो या लाइव भी होता है कई बार कुछ और केसेस में, बीमारियों में आपने बहुत थोड़ा सा वो पैथोजन बॉडी में डाल दिया, बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी उससे फाइट करने के लिए, और फिर धीरे धीरे अब जब एक्चुअल में कभी वो पैथोजन आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी रेडी है उससे फाइट करने के लिए। ट्रेडिशनल वैक्सीन का मेथड है। mRNA में क्या होता है, आप वही पैथोजन नहीं डालते हो, आप एक mRNA कोड एक तरह से डिकोड किया हुआ डालते हो कि भाई वो mRNA क्या करेगा, आपके बॉडी में जाके आपके DNA को सिग्नल करेगा कि एक प्रोटीन बनाओ। कौन सा प्रोटीन होगा, वो वही प्रोटीन होगा जो पैथोजन के ऊपर है। जैसे हमने देखा था कोरोना वायरस के ऊपर, ये बॉडी के ऊपर हमने ऐसे ऐसे देखे थे ना ये प्रोटीन, तो ये जो mRNA वैक्सीन होगी इन्हीं प्रोटीन्स को सिंथेसाइज आपकी बॉडी में करवा देगी। आप ये कोरोना वायरस नहीं डाल रहे हो, उसका अंश नहीं डाल रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप एक mRNA डाल रहे हो जो आपकी बॉडी को ट्रिगर करेगा एक ऐसा प्रोटीन बनाने का जो प्रोटीन उस पैथोजन के ऊपर नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इससे आपकी बॉडी को लगेगा कि वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है और बॉडी आप ऑटो इम्यून सिस्टम से उसको फाइट करेगी। बॉडी का मैकेनिज्म वही होगा फाइट करने का, लेकिन आप पैथोजन डाल रहे हो ट्रेडिशनल वैक्सीन में, mRNA वैक्सीन में वो mRNA डाल रहे हो आप, जो कि प्रोटीन बनवाएगा उसी पैथोजन का और फिर बॉडी फाइट करेगी। दोनों ही वैक्सीन कारगर होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल है वो लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन दे देती है, ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन mRNA वैक्सीन बहुत जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन के लिहाज से बहुत इफेक्टिव है। जैसे हम कोविड की बात करें, कोविड वैक्सीन जो आई थी वो सब mRNA वैक्सीन थी, 2 डोज 3 डोज लेनी पड़ती हैं और फिर आप 90-95% तक कुशन हो जाते हो। सो WHO ने लॉन्च किया है कि भाई अब हम mRNA वैक्सीन बनाएंगे, किसके लिए, H5N1 के लिए, और उसमें सिनर्जियम बायोटेक लीड कर रहा है। ठीक है, एंड
व्हाट एल्स, mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम, इसको जॉइंटली WHO और MPP दैट इज मेडिसिन पेटेंट पूल, इन्होंने मिलकर तैयार किया था जुलाई 2021 में। एम क्या है इसका, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों mRNA वैक्सीन H5N1 पे काम कर रहे हैं, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इंफ्रा नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा समय नहीं होता लंबी लंबी रिसर्च करने का, तो उनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे कि आप लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हो, आप अपनी खुद की mRNA बेस्ड वैक्सीन बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि जल्दी बन जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सो उसके लिए ये हेल्प करेंगे। अगली खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की या टर्की, उन्होंने एक बिल पास किया है कि जो भी स्ट्रे डॉग्स या कैट्स हैं जिनमें या तो कोई बीमारी है या फिर वो डेंजरस हो सकते हैं, इंसानों के ऊपर अटैक करने वाली टेंडेंसी रखते हैं, तो उनको मार दिया जाए, ठीक है। तो टर्की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कॉन्ट्रोवर्शियल स्ट्रे डॉग यूथनेशिया लॉ। यूथनेशिया क्या होता है, आगे होकर के किसी को मृत्यु के घाट इंजेक्शन लगा के उतार दो, ठीक है, इच्छा मृत्यु जैसे हम बोलते हैं ना, इंसानों के अंदर कुछ कंट्रीज हैं जो कि यूथनेशिया अलाउ करते हैं कि अगर आपको लग रहा है नहीं हम बीमार हैं, अब हम और जीना नहीं चाहते, आप हमें साइलेंट डेथ दे दीजिए, राइट। इसी तरह से जब आप यूथनेशिया एनिमल्स पे दे रहे हो, आप आगे होकर के उनको किल कर रहे हो, उसको यूथनेशिया कहा जाता है, मतलब ऐसे काट वाट के नहीं, साइलेंट डेथ दे देते हो आप उनको। 4 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको की जो कि सिक या फिर अग्रेसिव हैं, उनको इस तरह से यूथनेशिया देने का अप्रूवल दे दिया है टर्की के पार्लियामेंट ने, और कहा है कि जो भी फर्दर बॉडीज आती हैं, अगर मेयर्स हैं जैसे, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। रेबीज या डॉग अटैक्स के केसेस ना हो, इसके लिए ऐसा डिसीजन टर्की ने लिया है। तो कंट्री कौन सी है जिसने मिलियंस ऑफ दीज डॉग्स एंड कैट्स को यूथनेशिया देने का लॉ पास किया है या फिर बिल पास किया है, दैट इज टर्की। मैम इज टायर्ड नाउ, पानी की बोतल नहीं है, चलो। नियरली अ क्वार्टर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सफर पार्टनर वायलेंस, WHO की एक स्टडी सामने आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी सामने रखी है कि जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, राइट, जो 20 की एज से पहले भी, राइट, अ लॉट मेनी गर्ल्स आर देयर जो कि रिलेशनशिप में अगर है, उनका कोई ना कोई पार्टनर है, वो बॉयफ्रेंड हो या लिव इन हो या कोई भी पार्टनर हो, तो उनसे वो फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस कर रही होती हैं। नियरली 1/4 25% ऑफ द गर्ल्स सफर वायलेंस आइदर फिजिकल और सेक्सुअल फ्रॉम देयर इंटीमेट पार्टनर्स, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है। और इसी से बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने आता है कि हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत है, एंड ऑफकोर्स इन गर्ल्स को भी समझाने की जरूरत है, थोड़ी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। और ये जो एनालिसिस है ये लैंसेट मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया गया। सो थाउजेंड्स ऑफ एडोलेसेंट गर्ल 15 to 19 ईयर्स के बीच में 153 कंट्रीज से डेटा लिया गया, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, 154 कंट्रीज से डेटा लिया गया, एंड 24% ऑफ देम हैव बीन सब्जेक्ट टू वन और द अदर सॉर्ट ऑफ वायलेंस। अब वो हिटिंग, पंचिंग या फिर इंटेंशन टू रेप और रेप, यहां तक के वायलेंसेस इसमें शामिल हुए हैं। सन 2000 से 2018 तक का ये डेटा है जो सामने लाया गया है। हाई कोरिलेशन देखा गया है वायलेंस और विमेन राइट में, कि जिन कंट्रीज में विमेन के पास ज्यादा राइट नहीं है वहां पे वायलेंस के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। हाईएस्ट रेट जो रहा है इस वायलेंस का वो ओशिनिया रीजन के अंदर रहा है, ओशिनिया फॉलोड बाय अफ्रीका, और सबसे कम यूरोपियन कंट्रीज में रहा है। अगर आप देखेंगे 49% ऑफ गर्ल्स जिन्होंने इंटीमेट पार्टनर वायलेंस रिपोर्ट किया है वो पापुआ न्यू गिनी से है, ओके, ओशिनिया रीजन है, और फॉलोड बाय कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सबसे कम यूरोप, 10% केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं। अगली जो न्यूज आ रही है वो ये है कि अभी ईरान के नए प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया, यानी स्वेरिंग इन सेरेमनी की, और उसमें इंडिया की तरफ से कौन गए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए नितिन गडकरी जी गए। तो हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वेंट टू तेहरान, ईरान, फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट। उनका नाम क्या है, डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान क्यों प्रेसिडेंट अभी नियुक्त किए गए, बनाए गए, क्योंकि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। सो नाउ ही वेंट, और जब लीडर जाते हैं दूसरे देश तो ऑब्वियसली बातचीत होती है, तो छाबहार पोर्ट के मुद्दे पर डिस्कशन हुआ कि काफी इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। फिर ये भी हुआ कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं उनको बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बस ये 1-2 बातें हैं। अब इसी सेम सेरेमनी में एक और व्यक्ति आए हुए थे, नहीं उससे पहले ईरान की लोकेशन देख लो, ये रहा ईरान और ये तेहरान उसकी कैपिटल है। ये कोई और न्यूज़ बीच में आ गई, अभी मैं वापस लेती हूँ इसको, ठीक है, पहले यहाँ आ जाओ। सेम स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर हमस के चीफ इस्माइल हानिये भी आए हुए थे, ठीक है, अटेंड करने के लिए, और इस दौरान इनको मार दिया गया। सो हमस के जो चीफ हैं इस्माइल हानिये, ही वॉज किल्ड इन तेहरान वाइल ही वॉज देयर टू अटेंड द स्वेरिंग इन सेरेमनी। अब देखो हमस कहाँ, ये हमने देखा ये इजराइल है, ठीक है, ये इजराइल है, और ये पैलेस्टीन की 2 टेरिटरीज आती हैं, एक गाजा आता है, एक ये वेस्ट बैंक आता है। गाजा के अंदर ही हमस जो कि एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है वो ऑपरेट करता है,
और उसी हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये जी को मार दिया गया है। जी मैं कई बार सार्काज़म में भी बोलती हूँ, ऐसे मत सोचा करो मैं बहुत इज्जत दे रही हूँ, ठीक है। तो इस्माइल हानिये जो कि इनॉग्रेशन के लिए गए थे मसूद पज़केशियां जी के, उनके मार दिया गया है। 2023 में हमास ने करीब करीब एक ही दिन के अंदर 1200 इजरायली सिविलियंस को अटैक किया था और फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी गाज़ा के अंदर। और तभी इन्होंने कहा था कि भाई जो लीडर हैं गाज़ा के, हमास के, गाज़ा के अंदर से जो अटैक कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ने वाले हैं, और उन्होंने यही किया है। सो हमास का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे ना, हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, आई एम सो सॉरी फॉर द टंग ट्विस्ट। सो हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया ये पूरा फुल फॉर्म है, और पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट है ये, जो कि गाज़ा से ऑपरेट करते हैं। 2007 से ही ऑपरेशनल है। सो इस्माइल हानिये हमास के चीफ, इनको मार दिया गया है। अब हम एक न्यूज़ जो छूट गई थी बीच में, इस पे आ जाते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड जनक राज कोटवाल जी को अपॉइंट किया है हेड ऑफ द पैनल फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अभी 2023 के अंदर 2024 से कहानी शुरू करती हूँ। फेब 2024 में, यानी थोड़े ही टाइम पहले, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये एक पार्लियामेंट अमेंडमेंट आया था कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ हैं ना, लोकल बॉडीज़ जो हैं, उनके अंदर ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जाए, इसके लिए हमें कमीशन बिठाएंगे। और उस कमीशन के जो हेड हैं, उसके तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? जनकराज कोटवाल जी को। ये डिसाइड करेंगे कि जो ओबीसीज हैं, इनका कितना परसेंटेज रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, वो रूरल की हो चाहे अर्बन की हो, ठीक है। सो ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपॉइंट किया है जनकराज कोटवाल जी को हेड ऑफ द पैनल, जो कि लास्ट महीने गठित किया गया था। इसका रिकमेंडेशन आ गया था कि ऐसा गठित किया जाना है फरवरी में, पर लास्ट महीने गठित किया गया था। और ये रेकमेंड करेंगे कि कितना परसेंट रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास को लोकल बॉडीज़ में दिया जाए, ठीक है। अब थोड़ा अगर आप पहले चलोगे तो 2023 के अंदर, 2023 के अंदर पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आया था जेएनके के रिजर्वेशन लॉ में, और वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, ये जो सोशल कास्ट है ना, इसका नाम चेंज करके ओबीसी कर दिया था, रिक्रिस्टन यानी नए तौर पे। और इन ओबीसीज को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोकल बॉडीज में, इसके लिए भी फिर अमेंड किया कि भाई म्यूनिसिपल और पंचायती लॉज को अमेंड किया गया कि रिजर्वेशन होगा ओबीसीज का इन लोकल बॉडीज में। अब कितना होगा, उसके लिए एक पैनल बनाया है, और उस पैनल के हेड कौन बनाए गए हैं? जनकराज कोटवाल जी। और ये सारी बातचीत कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ओके, एंड आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट पीस ऑफ न्यूज एज फार एज आई कैन रिकलेक्ट। सो माइक ले, ही इज टू रिसीव टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल होगा सितंबर के अंदर, और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिनमें से एक प्रमुख नाम सामने आ रहा है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेटरन फिल्म मेकर, ब्रिटिश फिल्म मेकर है। इनका नाम है माइक ले। माइक ले, जो कि कई बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किए जा चुके हैं, 7 टाइम ऑस्कर नॉमिनी हैं। पाम डियोर, कांस में इनको जीत मिल चुका है, गोल्डन लायन वेनिस में जीत चुके हैं, और अब इनको अनाउंस किया गया है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। कहाँ गया? TIFF एबर्ट डायरेक्टर अवार्ड, सितंबर के अंदर ये इनको दिया जाएगा, ठीक है। ओ नहीं, ये है आखिरी खबर। सो कबीर खान, इम्तियाज अली, ओनीर एंड रीमा दास, ये 4 डायरेक्टर्स के तौर पे इन्होंने एक एंथोलॉजी फिल्म बनाई, माय मेलबर्न। माय मेलबर्न एक एंथोलॉजी फिल्म है। एंथोलॉजी फिल्म मतलब छोटी छोटी मूवीज को जोड़ करके एक बड़ी मूवी बना दी, ठीक है। तो ये ओपन की जाएगी IFFM 2024 में, दैट इज इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 15th एडिशन होगा, जहाँ पे ये जो एंथोलॉजी है कबीर खान, इम्तियाज अली, ओनीर और रीमा दास की, ये फीचर की जाएगी, ओपन की जाएगी, ठीक है जी। और ये फिल्म फेस्टिवल कब होगा? 15 से 25 अगस्त। सो ये हो गया आज का सेशन। एक भी दिन अगर मैं क्लास मिस करूँ तो मेरे लिए बहुत डबल वर्क हो जाता है अगले दिन। ऑफकोर्स आपको भी पढ़ना पड़ता है, इट इज़ टू मच ऑफ मेहनत इन अ सिंगल डे, बट देन I only miss or skip the session when it is actually not feasible to take. Otherwise, तो I try and make it a point to take a session. चलिए, कोई बात नहीं, रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करना शुरू करेंगे। What certification did Hindustan Zinc introduce for its zinc product to indicate low carbon footprint? So अभी हिंदुस्तान जिंक ने अभी एक अपना लो कार्बन फुटप्रिंट वाला जिंक रिलीज किया है, और उसका जो नाम है या उसका जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई ये जिंक अगर ये सर्टिफिकेट के साथ है मतलब लो कार्बन फुटप्रिंट वाली है, या इस जिंक का नाम ये है। तो किसकी हम बात कर रहे हैं? बेसिकली हम बात कर रहे हैं
इकोजेन की। इकोजेन वो जिंक है जो कि लो कार्बन फुटप्रिंट देती है, या फिर अगर ये सर्टिफिकेट किसी जिंक को मिलता है मतलब वो लो कार्बन फुटप्रिंट वाली जिंक है। और इसको किसने रिलीज किया? हिंदुस्तान जिंक ने किया। नेक्स्ट, इन विच इवेंट डिड मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक? सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने कौन से इवेंट में अभी ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में जीता है? आंसर क्या होगा? मिक्स्ड था, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था, ठीक है। Who became the world's youngest and fastest female para swimmer to swim solo across English Channel? Youngest and fastest para swimmer इंग्लिश चैनल से सोलो ट्रैवल करने वाली कौन बनी? सोचो सोचो, जिया राय बनी। देन वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट बी हेल्ड? अगस्त सितंबर के अंदर जो नाइट रेसिंग इवेंट है पहली बार भारत होस्ट करेगा, और वो कहाँ होगा? वो सर्किट चेन्नई के अंदर, राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वैल्यू एज ऑफ मार्च 31, 2024? टिपिकल है, ध्यान दिया होगा तो ये आंसर कर पाओगे। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किया था ना, ईयर ऑन ईयर हम 12 समथिंग परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 12.5 समथिंग कुछ था। सो उसमें जो वैल्यू थी कि मार्च 31, 2024 तक कितनी वैल्यू हमारे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पे शो हो रही है, तो वो कितनी थी? सोचो, 4455 जैसा कुछ था, 445.5 इज द राइट आंसर। फॉर व्हाट रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को क्यों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? किस रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते? डायबिटीज से एसोसिएशन था, राइट। तो ये बी आंसर हो जाएगा। विच एंटिटी लॉन्च सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0? सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 किसने लॉन्च किया? सोचो, सुविधा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म ताकि सबको सेम तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड बी विल बी द राइट आंसर। हु इज सेड टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल? सो जय शाह की जगह कौन ACC के अगले प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी जी। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड of the panel for reservation of backward classes OBCs in urban local bodies by Jammu and Kashmir government? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने एक ऐसी कमीशन बनाई है जो कि डिसाइड करेगी OBC को कितना रिजर्वेशन मिले लोकल बॉडीज में, अर्बन और रूरल में। उसके हेड के तौर पे किसको नॉमिनेट किया गया, अपॉइंट किया गया है? जनकराज कोतवाल जी को। Who will take charge as चेयरपर्सन ऑफ UPSC? आज से ले लिया है चार्ज। UPSC की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? क्या आंसर होगा? हिंट दे दिया, बनी है से प्रीति सुडान बनी है, ओके। एंड आज आपको मैंने एक ही क्वेश्चन ऑफ द डे दिया, तो हमने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड वर्चुअल असिस्टेंट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स? सेवा वर्चुअल असिस्टेंट AI चैटबॉट किसने रिलीज किया है? तो ये हो गया आज का सेशन खत्म। थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी, इतना सारा पढ़ने के लिए, एंड थैंक्स टू मी इतना सारा पढ़ाने के लिए। अब हम जल्दी मिलेंगे कल, और बस आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक गुड केयर, हैव अ नाइस डे स्पेंड, अच्छे से यूटिलाइज करो। बाय बाय, सी यू सून।